ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बात की जाए तो बोले तो जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स जो है एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों के बारे में कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ नया इसमें पढ़ने को मिलेगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको भी कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेगी। अब बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की, तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की बेसिक बातें कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें देखना ही क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से मतलब इसको साइंटिस्ट ने खोजा, कहाँ से क्या चीज़ें आई। तो देखो अगर हम जनरल बात करें, इस चैप्टर को हटा कुछ जनरल बातें करें, तो आज जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं या फिर हम कहीं चीज देखते हैं, हम कहीं ना कहीं से करेक्टर मैच करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए, अगर घर में कोई बेबी होता है तो हम क्या करते हैं, उसके करेक्टर मैच करते हैं उसके पेरेंट्स से। भाई यही तो हम करते हैं, करेक्टर्स क्या करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये करेक्टर मम्मी के पे गया, ये पापा पे गया, ये दादा पे, ये दादी पे, तो ये करेक्टर्स मैच करते हैं। भाई करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो ये अगर करेक्टर मैच हो रहे हैं तो क्यों मैच हो रहे हैं? भाई करेक्टर माँ बाप में थे, बच्चे में क्यों आ गए, ये क्वेश्चन आता है। तो अब ये चीज, अब या फिर बात की जाए हम, अगर हम ये तो चलो बहुत बड़े लेवल की बात कर ली, और बड़े मतलब थोड़ा सा जाए जो सिंपल लेवल पे बात करें, तो अगर हम बात करें, एक बेबी प्रोड्यूस होता है, एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, मैंगो का प्लांट मैंगो ही क्यों बना रहा है, मैंगो का प्लांट पीपल क्यों नहीं बना रहा है, रोज क्यों नहीं बना रहा है, भाई इतने प्लांट है और कोई क्यों नहीं बना रहा है, या ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही क्यों पैदा कर रहा है, कोई और क्यों नहीं कर रहा, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों, डॉग क्यों नहीं कर रहा, कैट क्यों नहीं कर रहा, भाई क्या है ऐसा, ये सब चीजें थी। तो ये पहली बार लोग बहुत सोच रहे थे, लेकिन पहली बार साइंटिफिकली थोड़ा सा ये वर्क किया मेंडल ने। एक साइंटिस्ट आते हैं मेंडल, उन्होंने पहली बार इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली करने की कोशिश की। उन्होंने साइंस में भी, बायो में भी थोड़ी सी मैथ यूज की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की भाई ऐसा पता तो करे आखिर है क्या, भाई ऐसा क्या जा रहा है कि वही करेक्टर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी आ रहा है। तो यही सब चीजें पढ़ने के लिए जिस ब्रांच में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं कि एक ऐसा क्या गया, मतलब एक पेरेंट से प्रोजेनी में ऐसा क्या गया कि वही करेक्टर्स आ रहे हैं, थोड़ा ही बहुत चेंज आ रहा है, वो अब अल्टीमेटली वही करेक्टर्स आ रहे हैं, या फिर हम कहें वही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्या गया, तो बहुत जब डिस्कवरी हुई, अब ये डिस्कवरी बहुत है, बहुत लंबी डिस्कवरी है, लगभग ये शुरुआत मान लो लगभग 150 ईयर्स लग गए थे, या अगर जब इसकी शुरुआत हुई तो हम कहें मोटा मोटा अगर हम कहें तो 100 ईयर्स लग गए थे ये पता करने में कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो करेक्टर कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी चीज जा रही है जिसके कारण जो हम कहें कि जो पेरेंट्स के करेक्टर थे वही प्रोजेनी में करेक्टर आ रहे हैं, तो वो चीज 1952 में क्लियर कट पता चलती है कि वो चीज थी डीएनए। लोगों को पता ही नहीं था उससे पहले क्या जा रहा है, लोग बस सोचते थे, कुछ लोगों का मानना था प्रोटीन जा रहा है, कुछ लोगों का मानना था आरएनए जा रहा है, कुछ लोग किसी और चीज को मानते थे। तो लोगों के अलग अलग मान्यताएं थी, किसी का कुछ मानना, किसी का कुछ मानना। हालांकि फाइनल 1952 में प्रूव होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है। लेकिन ये कहानी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इस चीज को समझने के लिए 2-3 सिंपल वर्ड समझ लें तो ये चीजें आसानी रहेगी, और उसके बाद इस चैप्टर में इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो क्लियर है, यानी कि जो माँ बाप हुए। प्रोजेनी क्या होता है, प्रोजेनी का मतलब होता है जो उनसे जनरेशन आई है, यानी कि उनके बच्चे, वो क्या कहलाते हैं, प्रोजेनी, यानी कि यंग वंस, क्या कहलाएंगे, प्रोजेनी। ठीक, अब बात की जाए इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अब देखो मैंने कही कि माँ बाप से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में करेक्टर मैच करते हैं, जैसे ये करेक्टर मम्मी से आया, ये करेक्टर पापा से आया, तो यानी कि यही चीज ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये चीज तो होती है भाई, सबने देखी। अब बात की जाए, इसी में 2 चीजें आती हैं कि अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये काम हुआ है वो कहलाती है इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसकी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? इनहेरिटेंस। एक्चुअली हम इनहेरिटेंस में पढ़ते क्या है, आखिर किस तरह गया, मतलब करेक्टर अगर पेरेंट से प्रोजेनी में गए तो वो किस तरह से गए, उनका तरीका क्या है, उनका पैटर्न क्या है, भाई ये वाला करेक्टर गया तो कैसे गया। तो यानी कि इन सब चीजों के बारे में हम इनहेरिटेंस यानी कि करेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता कैसे, वो हम किस में पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस का। और ये बेसिकली ये जो ट्रांसफर होता है ये कहलाता है हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसफर जो होता है सिंपली करेक्टर्स का, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ये क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हुआ है वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। यानी कि हम इस चैप्टर में मेनली हमें यही पता करना है कि अगर कोई करेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में गया है, अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में गया है तो वो गया कैसे है, अगर उसका हमें रास्ता अगर हम पता करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। और सिंपली प्रोसेस क्या कहलाती है? कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होने की या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की, हेरिडिटी। अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वर्ड की अगर बात की जाए, वेरिएशन वर्ड आया है वेरी से, वेरी, VARY। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज या फिर डिफरेंस, चेंज या डिफरेंस। अब क्या होता है कि जो पेरेंट से प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है क्या वो 100% सेम होती है? नहीं भाई, 100% सेम कहां होती है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता है भाई, चेहरा एरा अलग होता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो अलग होती हैं। हाँ, ज्यादातर कैरेक्टर्स मैच होते हैं, नियरली 99% कैरेक्टर्स मैच होते हैं, लेकिन वो 1% डिफर होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो वही चीज जो डिफरेंस आया, डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। तो अब ये चीज वेरिएशन क्लियर। तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना यही है मेनली इनहेरिटेंस के बारे में। अब इनहेरिटेंस क्या, अब देखो अब यही इन दोनों को मिला के इनहेरिटेंस और वेरिएशन को, यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हम बात करें ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन, वो क्या कहलाएगी? जेनेटिक्स। तो यानी कि अब हम जेनेटिक्स में अब हम घुसना शुरू करते हैं। तो जेनेटिक्स की अगर बात की जाए तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात की जाए तो बहुत पहले मतलब अगर हम पूरी साइंस को, अगर हम मतलब बात करी जाए पूरी जेनेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो जेनेटिक्स के फादर कौन है ये तो पता ही होगा, जेनेटिक्स के फादर है मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो यानी कि मेंडल ने काम किया, उससे पहले कुछ लोगों ने अपनी सोच रखी होगी, उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी सोच रखी। तो यानी कि पूरी जेनेटिक्स को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक प्री मेंडेलियन, प्री मतलब पहले यानी कि मेंडल के पहले, फिर एक मेंडेलियन पीरियड और फिर एक पोस्ट मेंडेलियन पीरियड यानी कि मेंडल के बाद की। तो अब बात करें मेंडल ने जो किया उससे पहले की अगर हम बात करें, यानी कि उससे बहुत पहले अपाए मेंडल, ऐसा तो है नहीं कि तब लोगों को पता नहीं था, थोड़ा बहुत तो अंदाजा था इनहेरिटेंस और वेरिएशन का जब मेंडल नहीं थे उससे पहले भी। भाई मेंडल ने बहुत साइंटिफिकली दे दिया। अब अगर हमें कोई अगर हम बात करें बहुत सी चीजें हमें साइंटिफिकली नहीं पता होती लेकिन हम लोग कर लेते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अब मेंडल ने उस टाइम हमें जेनेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन क्या है लोगों का मानना था कहीं ना कहीं कि अगर इन दो जानवरों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्रॉस कराया जाए तो हमें उन दोनों का हाइब्रिड मिलेगा, उनसे हमें हाइब्रिड मिलेगा। ये बहुत पहले से लोग जानते थे। बात की जाए तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि लगभग बात की जाए 8000 से 1000 BC पहले लोगों को पता था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग अब देखो ये उल्टा नहीं लिखा, ये सही लिखा है 8000 से 1000 BC। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग उल्टे चल रहे हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट है ये, तो यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 1000 से भी 8000 से 1000 साल, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म हुआ है उससे 1000 से 8000 साल पहले तक लोगों को मतलब अंदाजा था कि जो वेरिएशन वगैरह आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा है। इसी वजह से वो क्या करते थे, 2 डिफरेंट ब्रीड का उन्होंने क्रॉस कराते थे और उनसे हाइब्रिड पाते थे। इस तरह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इनहेरिटेंस और वेरिएशन छुपा है। हालांकि उन्हें साइंटिफिकली बहुत नहीं पता था, लेकिन एक अंदाजा उन्हें लग गया था। तो अब बात की जाए अगर हम मोटा मोटा पूरी अगर हम जेनेटिक्स को बांटे 3 भागों में, तो देखो इसमें से नोट करना हो तो नोट कर लो कुछ।
अब बात की जाए, अगर हम जेनेटिक्स को 3 भागों में बांटते हैं, जितनी हमें जेनेटिक्स पढ़नी है उसको अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बीच में हम रखते हैं मेंडल वाला पीरियड, यानी कि जब हमें पढ़ना है मेंडल का पीरियड, ये हो गया मेंडल का पीरियड। मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि मेंडल के टाइम की, मेंडल से पहले की प्री मेंडेलियन, और उसके बाद की पोस्ट मेंडेलियन। ठीक, हमने जेनेटिक्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब प्री मेंडेलियन में, भाई प्री मेंडेलियन यानी कि मेंडल से पहले, तो मेंडल से पहले की बात की जाए तो यही चीज तो आएगी 8000 से मतलब भाई 1000 BC पहले लोगों का एंसेस्टर को हमारे अंदाजा लग चुका था। तो यानी कि बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, हम कह सकते हैं 8000 to 1000 BC ancestors got idea about that inheritance and variation lies due to sexual reproduction, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही इनहेरिटेंस और वेरिएशन आता है। ये उन्हें क्या था, अंदाजा लग गया था, लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली नहीं पता था। तो यही चीज आती है प्री मेंडेलियन में। जैसे एग्जांपल दिया जाए साहिवाल काऊ का, अगर हम एग्जांपल लेते, पंजाब में साहिवाल काऊ बनाई गई थी, तो क्या उन लोगों को बहुत अंदाजा था? नहीं भाई, 1950 के करीब में ये ब्रीड बनाई गई थी, और ये तो 1952 में पता चला ना कि हमारा जो मतलब डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये बनी थी 1950 या उससे थोड़ा सा पहले के करीब साहिवाल काऊ। तो लोगों ने कैसे बनाई? लोगों को तो इनहेरिटेंस वेरिएशन नहीं पता, तो लोगों ने बनाई ऐसे ही थी कि उन्हें अंदाजा था कि अगर 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक हाइब्रिड बनने के चांस होंगे। अब वो चांस कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो डिटेल में पता चलेगा हम चांस क्यों कह रहे हैं। ठीक, तो अब उसके चांस हो गए। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बनाई थी, साहिवाल काऊ, इन्होंने डिफरेंट ब्रीड ली थी, उनको डोमेस्टिकेटेड किया था, और क्या बनाया था, साहिवाल काऊ। लगभग 60 काऊ उन्होंने ली थी, लगभग 60 गाय, उनसे इन्होंने डोमेस्टिकेशन करा के क्या बनाया था, साहिवाल काऊ। और कहां पे बनी थी? पंजाब में, लगभग 1950 के करीब में। अब बात की जाए मेंडेलियन जेनेटिक्स की, भाई देखो अब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। पूरी मेंडल के जेनेटिक्स में अगर मेंडल की जेनेटिक्स अच्छे से सीखनी है तो हमें जीन और डीएनए वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि मेंडल को तो पता ही नहीं था, ना उस टाइम जीन वर्ड था ना डीएनए वर्ड था। मतलब बात की जाए मेंडल काम कर रहा है साढ़े यानी कि 1856 के करीब, 1856 to 1863, और डीएनए खोजा गया है कब? डीएनए बहुत बाद में खोजा गया है। 1869 में पहली बार डीएनए पता चला था कि एक कोई डीएनए नाम का सब्सटेंस होता है, लेकिन ये नहीं पता उसका काम क्या है, उसका काम किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि एक सब्सटेंस है एसिटिक जो हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, बस इतना पता चला। और ये कब पता चला कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है? 1952, तब तक तो मेंडल निकल लिए थे। तो यानी कि फाइनली मेंडल को जीन और डीएनए के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पता है न्यूक्लियस तक 1831 में खोजा गया था। तो अब देखो अगर मेंडेलियन की बात की जाए तो 1831 में क्या खोजा गया था? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब ये तो पता होगा, 11th पढ़ के आए, किसने खोजा था? अंदाजा है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक, फिर आते 1856 से 1863, ये किसने वर्क किया? मेंडल ने। यहां पे मेंडल ने अपना रिसर्च वर्क किया, मेंडल रिसर्च वर्क। भाई बहुत पॉपुलर महान साइंटिस्ट है। जब चीजें नहीं पता है तब उसने इतना खोज दिया, और अगर पता होती तो वो क्या क्या खोजता है। मेंडल रिसर्च वर्क, जब उस टाइम ना माइक्रोस्कोप था, ना कुछ था, ना डीएनए पता, ना उसे कुछ पता। देखो डीएनए क्यों नहीं, कैसे नहीं पता। 1856 to 63 में उसने अपना रिसर्च वर्क किया, जितना मतलब फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब इस ईयर में, इन 7 सालों में किए। उसके बाद भाई उसको थोड़ा सा जितना डाटा आया उनको रखा, और उनसे सब क्या किया, एक रिसर्च पेपर बनाना शुरू किया। तो लगभग 1-1.5 साल लग गया था रिसर्च वर्क होके पेपर पब्लिश होने थे। तो फाइनली 1865 में मेंडल ने अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया।
मेंडलबर्ग पब्लिश कब हुआ? 1865 में। अब बात की जाए 1865 के बाद अभी तक पता ही नहीं, डीएनए का अभी कोई खोज नहीं हुई है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि 1856 से जब मेंडलबर्ग कर रहे थे 1856 टू 63 कि डीएनए या जीन नाम की कोई चीज होती। मेंडल को पता ही नहीं था कोई जीन या डीएनए नाम की चीज होती। मेंडल ने कहा कि कोई चीज तो ऐसी है भाई, कैरेक्टर जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में गया है, तो मेंडल का कहना था कि कुछ तो ऐसा गया है। वो कहते कुछ, वो उन्होंने ना डीएनए का ना जीन का, उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा गया है पेरेंट्स से प्रोजेनी में जिसकी वजह से ये कैरेक्टर ऐसा आया है जो पेरेंट्स में था। तो उन्होंने उसको जब कुछ नहीं पता तो उन्होंने कहा फैक्टर। मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर, कि कोई फैक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में ऐसा गया है जिसकी वजह से ये सेम कैरेक्टर उनमें भी आया है। तो अब मेंडल ने उसको फैक्टर कह दिया था। अब 1865 के बाद बात की जाए, 1869 में पहली बार डीएनए खोजा गया। डीएनए केवल एक सब्सटेंस है डीएनए, उसको खोजा गया। अभी इसका कोई भी वर्क कुछ भी नहीं पता है, केवल एक सेल डिस्कवरी मतलब वर्क कर रहे थे, उन्हें देखा एक एसिडिक सब्सटेंस पाया जा रहा है न्यूक्लियस में, तो बस यही चीज है। 1869 में क्या हुआ? डीएनए पता चला एज एन एसिडिक सब्सटेंस, बस इतना पता चला और कुछ नहीं पता चला। और ये वर्क किसने किया था? बाय फ्रेडरिक माइशर के द्वारा। ये भी आएगा चैप्टर नंबर 5 में बात की जाए तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ में 5 होगा कुछ में 6 होगा। ठीक, फ्रेडरिक माइशर। अब 1869 के बाद फाइनली बात करी जाए तो यहां तक ये बातें हो गई थी, अब डीएनए पता चल गया। अब बात की जाए, अभी तक क्रोमोसोम वर्ड तक नहीं आया था, इसके बाद क्रोमोसोम वर्ड आया था। ठीक, और फाइनली अब बात की जाए तो 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी। क्रोमोसोमल थ्योरी जिसमें थोड़ा बहुत वही मेंडल का ही रिसर्च वर्क साबित हुआ था कि मेंडल ने जो किया था वो सही किया था, क्योंकि लोगों ने उस टाइम मेंडल के वर्क को सही नहीं माना था। लोग कहते थे भाई कैसे तुम बायो में मेहनत लगाते रहो, ऐसे कैसे, तो उस टाइम के लोग मानते नहीं थे। तो फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी आई, तब इनका और भी मतलब उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, तो उनकी थ्योरी, इनके जो मतलब जो उनकी थ्योरी थी वो सही एक्सप्लेन हुई। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? बाय सटन एंड बॉबरी। किसने दी? सटन एंड बॉबरी। उसके बाद 1902 के बाद की बात की जाए तो जीन वर्ड जो आया वो 1909 में आया। जीन 1909 शायद बैटेसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, मुझे क्लियर नहीं है, शायद बैटेसन नाम के साइंटिस्ट ने। और उसके बाद 1928 में भाई होड़ लग गई, साइंटिस्ट पता करना चाहते थे कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या। मतलब यहां तक तो कुछ नहीं, यहां तक सब शांत है, कोई वो नहीं। लेकिन जैसे ही आया लगभग 1928, लोगों में एकदम हाहाकार कि पता करो ये एसिडिक सब्सटेंस है, पता करो मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या। लोगों का सोचना था डीएनए है क्या आरएनए है या प्रोटीन है। लोगों के बीच में विवाद था, 3 ग्रुप बटे हुए थे मेन, कि कुछ लोगों का मानना था डीएनए है, कुछ लोगों का मानना था आरएनए है और कुछ लोगों का मानना था प्रोटीन है। तो 3 टाइप की उस टाइम विचारधाराएं चल रही थी। लेकिन अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसकी मतलब पता करने की कोशिश की, नाम है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए इन्होंने, मतलब बात की जाए तो थोड़ा सा तुक्काबाजी भी चल रही थी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कुछ और करना चाह रहे थे, रिजल्ट में कुछ और इन्होंने पाया। अल्टीमेटली शुरुआत कहां की हो गई कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इन्होंने कहा, लेकिन इनकी बात को किसी ने नहीं माना, क्योंकि कहना था कि लोगों का कहना था कि कुछ मिक्सचर हो गया होगा कुछ और, ये सब चीजें आएगी डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस पे। तो 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिससे कोई क्लियर कट नहीं हुआ था। लोगों का मानना उस टाइम क्या था कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि साइंटिस्ट बिलीव, उस टाइम के साइंटिस्ट बिलीव करते थे, साइंटिस्ट बिलीव जेनेटिक मटेरियल कैन बी, जेनेटिक मटेरियल कैन बी प्रोटीन, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो और आरएनए भी हो सकता है। तो 3 ग्रुप में बटे हुए थे। अब 3 ग्रुप में बटे हुए थे, तो उसके बाद फाइनली 1952 में प्रूव होता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि 1952 में प्रूव हुआ
प्रूफ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। और ये प्रूफ किसने किया था? हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने, एक सेकंड, ओके। तो फाइनली 1952 में प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। देखो कितना लंबा समय लगा, मेंडल रिसर्च वर्क यहाँ किए, यहाँ पब्लिश कर दिए 1865 में, और 1952 में पता चला जाके कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यहाँ तक ये सोच लो 1928 में तक लोगों को विवाद था 3 ग्रुप में कि डीएनए भी हो सकता, आरएनए भी और प्रोटीन में। तो यहाँ पे क्या क्लियर होगा, यहाँ तो डीएनए तो यहाँ पता चला 1869 में, और 1865 में तो उन्होंने पब्लिश कर दिया। तो यानी कि मेंडल की जब भी हम बात करेंगे, मेंडल का जब भी हम रिसर्च वर्क पढ़ेंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ डीएनए नाम का कोई सब्सटेंस था, कोई भी आरएनए सब्सटेंस था। हम किसकी बात करेंगे? फैक्टर। मेंडल ने क्या कहा था कि कोई चीज है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रही है, मुझे नहीं पता है वो क्या है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? फैक्टर कह रहे हैं। ये मेंडल के खुद वर्ड है कि हमें नहीं पता है कि वो चीज क्या है, तो मेंडल ने कहा था फैक्टर। अब पोस्ट मेंडेलियन क्या है? पोस्ट मेंडेलियन की बात की जाए तो बस यही जितनी चीजें मेंडल के बाद की हैं जो मेंडल को सही साबित करती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें, यानी कि ऑल रिसर्च वर्क आफ्टर मेंडल, यानी कि रिसर्च वर्क जो मेंडल के ही काम पे हुआ, रिसर्च वर्क ऑन मेंडल वर्क, मेंडल के ही काम पे जो रिसर्च वर्क हुआ, रिसर्च वर्क ऑन मेंडल वर्क आफ्टर मेंडल, किसके बाद? मेंडल के बाद, वही सब क्या कहलाया? पोस्ट मेंडेलियन। एग्जांपल देते हैं भाई, लोगों का मानना, लोगों ने कह दिया था ये बेकार की चीजें हैं, मेंडल वाली जितनी चीजें थी कि भाई क्या है तुम बायो में मैथ लगा रहे थे, सब डिस्कार्ड कर दिया गया था और इनका काम एकदम फ्लॉप करके एकदम बंद कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि लोग भाई, वो लोगों की मतलब दिलचस्पी होती कि वो पुरानी थ्योरी पढ़ते, उनको फिर देखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते क्या आखिर दिया था। तो फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं। कब? 1900 में, नियरली लगभग 1900 है। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल कॉरेंज, शेमैक और ह्यूगो डे व्रीज। 3 साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल कॉरेंज, ह्यूगो डे व्रीज और इसकी स्पेलिंग शेमैक, कंफर्म नहीं, मुझे एक बार कंफर्म कर देना, शेमैक। 3 साइंटिस्ट आते हैं, शेमैक, ठीक। 3 साइंटिस्ट ने क्या किया? इंडिपेंडेंट, तीनों एक साथ नहीं थे, तीनों अलग अलग देश के थे, और तीनों को यह भी नहीं पता था कि यही वर्क कोई और भी कर रहा है। तीनों अलग अलग देश के थे और तीनों को यह भी नहीं पता था किसी को भी कि ये वर्क कोई और कर रहा है। मतलब एक बाई लक तीनों काम कर रहे थे और तीनों का रिजल्ट सेम आया, और तीनों अलग अलग प्लांट्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। ये लोग प्लांट्स पे काम कर रहे थे, मेंडल का रिसर्च वर्क, और तीनों अलग अलग प्लांट पे काम कर रहे थे, तीनों अलग अलग देश के थे, बट रिजल्ट इज सेम। रिजल्ट क्या आया? सेम, कि अल्टीमेटली वही जो इनहेरिटेंस का पैटर्न जो ये मेंडल बता गए थे, वही चीज इन्हें मिली। इन्हें भी ये 1900 में है, इन्हें भी नहीं पता है कुछ जीन और डीएनए नाम का सब्सटेंस है, क्योंकि जीन कब आया था? 1909 में, तो इन्हें भी नहीं पता है फाइनली। तो ये इन्होंने क्या किया था? इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, इंडिपेंडेंटली वर्क ऑन मेंडल्स रिजल्ट, मेंडल्स रिसर्च पेपर कर लो, रिसर्च वर्क। तो इंडिपेंडेंटली यानी कि तीनों अलग अलग देश के इन्होंने काम किया। तो अब यहीं से शुरुआत हुई कि ये पूरा ओवरऑल इस चैप्टर का, पूरी जेनेटिक्स का एक ओवरव्यू हुआ कि अब इस चैप्टर में हमें आखिर देखना क्या क्या है मोटा मोटा। तो अब बात की जाए, हमें मेनली पढ़ना क्या है? मेंडल का रिसर्च वर्क, यानी कि ये ईयर 1856 टू 1863। अब उससे पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें कर ली जाए। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, आखिर मतलब साइंटिस्ट तो नहीं थे, प्रॉपर कहा जाए तो वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन भी थे, ठीक। और वो थे क्या? बाई प्रोफेशन एक मॉन्क थे। मॉन्क मतलब जैसे हम लोगों में बात की जाए, अगर मैं कहूँ तो प्रीस्ट टाइप के, उन लोगों में बात की जाए, जैसे क्रिश्चियन लोगों में, भाई जो मेंडल थे वो क्रिश्चियन थे। तो मॉन्क मतलब होता है जैसे जो चर्च में पादरी वगैरह होते हैं, जैसे जो साधु वगैरह होते हैं वो होते हैं मॉन्क, साधु वगैरह, साधु सन्यासी टाइप के एक ग्रेगर मेंडल थे। इन्होंने, अब जो साधु सन्यासी होते हैं तो उनके पास क्या होता है, जैसे अगर बात की जाए अपने मंदिर वगैरह के आसपास क्या होता है, काफी एरिया
जो होता है मंदिर का होता है, जैसे मस्जिद में होता है काफी एरिया होता है फील्ड टाइप का पड़ा हुआ वो मस्जिद का, तो ऐसे ही चर्च में भी होता है कि चर्च है और उसके आसपास का काफी एरिया होता है, वो मतलब उस ट्रस्ट का या जैसे जो भी है मॉस्क है या फिर टेम्पल है या चर्च है वो उसका होता है, जैसे गुरुद्वारा। तो अल्टीमेटली ऐसे क्या था कि मेंडल के कहानी थी, मेंडल मॉन्क थे, उनके चर्च के मेन थे, तो आसपास को फील्ड उन्हें मिला हुआ था। उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी फील्ड में मटर ही बो डाली, मटर पाइसम सेटाइगम यानी कि पी, गार्डन पी की खेती की खूब, उस पर उन्होंने रिसर्च वर्क किया, अल्टीमेटली उन्होंने अपने रिजल्ट्स बनाए। तो अब बात की जाए, मैं अगर ये नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी करना हो, इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो। ठीक, तो अब बात की जाएगी इसकी मेंडल की। मेंडल ये बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में, बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। वर्क ऑन पाइलम सेटाइगम, किस पे वर्क किया था? वर्क ऑन गार्डन पी, यानी कि उसी का अगर बॉटेनिकल नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? पाइजम, कैपिटल पी बनेगा और सेटाइगम, ये हो गया। अब कितने साल एक्सपेरिमेंट चला था? तो 7 years ऑफ एक्सपेरिमेंट, 1856 to 1863। प्रोफेशनली क्या थे? मॉन्क। ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये अर्लियर क्लासेस में किया गया। प्रोफेशनली मॉन्क, तो ये मेंडल की कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब ये थी पूरी मेंडल की कहानी। अब मेंडल का रिसर्च वर्क आखिर पढ़ना हमें पूरा, मेंडल ने कैसे शुरुआत की, गार्डन पी ही क्यों ली और कोई क्यों नहीं ली? भाई ये क्वेश्चन आता है ना कि मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों ली, रोज क्यों नहीं लिया, या कोई और पौधा क्यों नहीं लिया, मैंगो क्यों नहीं लिया, पीपल क्यों नहीं लिया, पाइजम सेटाइगम यानी कि पी ही क्यों ली? तो एक ये क्वेश्चन आता है। तो बात की जाए, सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि मेंडल ने पी ही क्यों ली। अगर मेंडल की पी लेने की बेसिक वजह बात की जाए तो देखो, पी की खेती आसान है, पी की खेती आसान है और प्लांट्स की खेती कठिन। अब जैसे कि बात की जाए पी की, जैसे पानी कम चाहिए, ये सब चीजें वगैरह। और दूसरी बात, उसका लाइफ स्पेन पी का कम है। पता चले ऐसा प्लांट ले लो जिसका लाइफ स्पेन 25 साल हो, तो पता चले एक जनरेशन खत्म होगी, दूसरी आएगी जब तक इंसान खत्म हो जाएगा, फायदा क्या है? तो इसलिए ऐसा प्लांट लेना है जिसकी जनरेशन भी, लाइफ स्पेन भी बहुत कम हो। भाई पी की कितनी होती है? हम मैक्सिमम का 5-6 महीने, बहुत मैक्सिमम 5-6 महीने, बहुत मैक्सिमम का। तो अब इतनी है, तो इतने में तो आसानी से वो 2-3-4 पीढ़ी करा के वो उसको स्टडी कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने 3 साल लिए, वो बेसिकली 7 साल लिए, तो 7 सालों में उन्होंने अच्छी खासी स्टडी उन्होंने अपनी कर ली। अब सोचो वो ऐसा प्लांट ले लेते जिसकी लाइफ स्पेन ही 25 साल है, तो उसकी 2 जनरेशन होते होते 50 साल लग जाते, और 50 साल लग जाते। आजकल तो 50 इंसान की उम्र नहीं रह गई जल्दी, मतलब 50 एक बेसिकली आजकल तो इतनी बीमारियां हो गई कि 50 के आसपास इंसान खत्म हो जा रहा है। तो यानी कि वो कैसे रिसर्च वर्क कर पाते? तो यानी कि ये पहला रीजन क्या था, कल्टीवेशन इजी है पी का। दूसरा क्या है, शॉर्टर लाइफ स्पेन, यानी कि इसको भी देखते चलते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया। यानी कि क्वेश्चन क्या आया मेरे पास, क्वेश्चन है व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा, हमने कही कि पी का कल्टीवेशन क्या है, इजी, यानी फर्स्ट रीजन इजी कल्टीवेशन। दूसरा क्या कहा हमने, शॉर्टर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या है, कम है। दूसरा, अब बात की जाए तीसरे की, तो देखो इन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया था क्योंकि जो उन्हें करेक्टर ऑब्जर्व करने थे,
वो बहुत इजीली और क्लियर कट दिख रहे थे। मतलब ये नहीं कि करेक्टर आसानी से दिख ना पा रहे हो, यानी कि कंट्रास्टिंग मतलब मेन प्रमुख, कंट्रास्ट मतलब वैसे तो हम लोग कहते हैं चमकना कहते हैं, तो यानी कि लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि जो करेक्टर दिख रहे थे कंट्रास्टिंग मतलब मेन करेक्टर जितने आ रहे थे वो उन्हें क्लियर कट दिख रहे थे। यानी जैसे उन्होंने काट टाल, अगर बात कर रहे हैं टाल तो टाल क्लियर कट टाल, डार्क तो क्लियर कट डार्क, यानी टाल मतलब लंबा और डार्क मतलब बौना, अगर हिंदी की बात की जाए तो डार्क मतलब छोटा प्लांट, यानी कि उन्हें क्लियर कट दिख रहा था, या तो टाल या डार्क, जनरली उन्हें मिक्सचर नहीं मिल रहा था। तो यानी कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर कट एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग ट्रेड कहना ज्यादा अच्छा है कि ट्रेड क्या होता है, अभी इसको हम डिफाइन कर देंगे। कंट्रास्टिंग मतलब समझ गए, जैसे जो हमने कहा जैसे हाइट, प्लांट की हाइट ये एक करेक्टर है, अब हाइट कैसी है वो ट्रेट है, मतलब कोई हम बात कर रहे हैं किसी फीचर की, किसी गुण की, तो वो करेक्टर है, और वो गुण है कैसा वो ट्रेट है। जैसे एग्जांपल लिया जाए मैंने कही रंग क्या हो गया, करेक्टर। अब रंग कैसा है, काला है, नीला है, पीला है, भूरा है, तो वो क्या हो गया, ट्रेट। क्लियर, यानी कि करेक्टर मतलब हो गया कि हम कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, कौन सा यानी कि फीचर पढ़ रहे हैं, जैसे हाइट पढ़ रहे हैं, कलर पढ़ रहे हैं, शेप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, करेक्टर। अब वो है कैसा, वो होगा ट्रेट, यानी कि बात की जाए ट्रेट क्या है कि करेक्टर है कैसा। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा हाइट पढ़ रहे हैं तो हाइट कैसी है, टॉल है या डार्क है, टॉल और डार्क क्या हो जाएगा, ट्रेट। कलर की बात करें तो कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो, तो ग्रीन और येलो क्या हो जाएगा, ट्रेट। शेप की बात करें राउंड है या रिंकल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड और रिंकल्ड, ट्रेट। तो यही चीज क्या कहलाती है, कंट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब क्लियर कट प्लांट दिखेगा या तो टाल है या फिर डार्क है, या इसी को यानी कि अगर हम कहना चाहे तो उनके करेक्टर की क्या होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। मतलब एक टॉल और एक डार्क प्लांट हमने लिया, दोनों का क्रॉस कराया, तो ये नहीं कोई हाइब्रिड प्लांट बन गया कि मतलब ना लंबा ना छोटा, बीच का कोई सिचुएशन नहीं है, या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा, बीच का कोई भी नहीं होगा। मतलब जैसे कहने मतलब एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो ये क्रॉस कराने पे इन दोनों का ये रिजल्ट नहीं आएगा कि कोई बीच की कैटेगरी बन जाए, समझ में आया, कोई बीच की कैटेगरी, यानी कि टॉल, डार्क और मीडियम वाली कोई भी चीज नहीं आ रही थी। तो यानी कि कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही थी कि पता चले दो लोग मिक्स हो गए और कुछ बीच का आ गया। इस चीज को कहते हैं ब्लेंडिंग। इस चीज को क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स, ब्लेंडर नहीं कहलाता जिससे मिक्स किया जाता है। तो यानी कि कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही थी पी के प्लांट में, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑब्जर्व। तो ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी कैरेक्टर की। अब देखो ब्लेंडिंग की बात की जाए तो सही अगर बात की जाए प्रॉपर, थोड़ा सा अच्छी मतलब बड़े लेवल पे, तो ब्लेंडिंग हो रही थी। मेंडल ने क्या किया, जिनकी ब्लेंडिंग हो रही थी उनको छोड़ दिया, क्या उनको हम ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, और जिनकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी उन्हीं 7 को उठाया था। तो इन्होंने कितने कैरेक्टर उठाए थे, 7 कैरेक्टर उठाए थे। तो यानी कि मेंडल में इन्होंने कितने, बात की जाए 5वें फीचर की, मेंडल ने कितने कैरेक्टर उठाए, मेंडल टेक 7 कैरेक्टर फॉर हिज रिसर्च वर्क। कितने लिए, अब कैरेक्टर और ट्रेड क्लियर होगा, कैरेक्टर क्या है और ट्रेड क्या है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट में जो आसानी से उन्हें मिल गए थे, और उसी कैरेक्टर, इन्हीं 7 कैरेक्टर के दम पे उन्होंने अपने इनहेरिटेंस के लॉ दिए। इनहेरिटेंस का मतलब हमने बता दिया कि वो तरीका कि कैरेक्टर गया कैसे इस चीज को पढ़ने का। तो मेंडल ने अपने ये सब चीजें थी। अब मेंडल का ये पी प्लांट क्यों लिया था ये क्लियर हो गया। अब मेंडल के अलावा बात की जाए, अब मेंडल का वर्क इतना था, ये डिस्कार्ड क्यों हुआ ये बाद में बात की जाएगी। तो अब इसकी कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक टर्म अब हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे, जैसे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हुआ, ठीक, डोमिनेंट रिसेसिव, एलील ट्रेट, एलील हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, जितने अब इसके बेसिक है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इन सब का मतलब क्या है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या बात करेंगे, इसकी एक एक बेसिक चीज की बात करेंगे। यानी कि अब वो लेक्चर अगर मिस करोगे तो अल्टीमेटली फिर चैप्टर में मजा नहीं आएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या होगा कि पूरे एक एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको एक एक बार पूरा विद वर्ड्स
मतलब उसका प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या है उसको एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, तो वहां से फिर जेनेटिक्स जो होगी वो ईजी हो जाएगी। अगर वो लेक्चर नहीं आता तो अल्टीमेटली फिर चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। तो अब इसके बाद इस लेक्चर का बेसिक नोट करने के बाद अल्टीमेटली क्या करो, अब देखो इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स जो है इसमें पेन भी चलाते रहना है। अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट कोशिश करो खुद 2-2, 3-3, 4-4 बार ड्रॉ करो, जितना ज्यादा कर सके उतना करो। अल्टीमेटली वो चीजें याद हो जाएगी और वही तुम्हें अल्टीमेटली लास्ट में हेल्प देगा। तो इसलिए अब करना क्या है, पूरा ये वाला जितना हो गया इसके बाद अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरे बेसिक्स डेफिनेशन जितनी है इसकी, यानी जो डेफिनेशन वर्क है वो पूरा क्लियर कर देंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग मेंडल का रिसर्च वर्क जो है बाकायदा शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उनका पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ के लिए यहाँ तक अपना पूरा एक बार अच्छे से बैकअप कर लो, रिवाइज कर लो और पढ़ते रहो। थैंक यू।